गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव को कि वी हैव डिस्कस्ड फोरियर एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव की किस तरह से अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर वेव है या स्क्वायर वेव है उसको फोरियर थ्योरम की हेल्प से इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज हम उसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर एनालिसिस ऑफ ट्राइंगुलर वेव। सबसे पहले तो देखेंगे कि ट्राइंगुलर वेव है क्या, और फिर उसके बाद कि किस तरह से हम ट्राइंगुलर वेव को साइन और कोसाइन सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगुलर वेव कैसे कैसे होती है, जैसे कि हम फिगर 2.7 में देखें तो फिगर 2.7 में हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में एक वेव दिखाई दे रही है कि वो वेव जो चलेगी जीरो से और टाइम पीरियड के बीच में क्या करेगी, उस ट्रायंगुलर शेप में उसका वेरिएशन होगा और आफ्टर टाइम पीरियड वो अपने आप को क्या करने लग जाएगी, रिपीट करने लग जाएगी। जैसे ये ओ है, ओ से डी तक जाएगी, डी से फिर एक्स तक आएगी, और जब एक्स से आगे जाएगी तो जो ये ओ से और एक्स के बीच का जो इसका साइकिल है ना, उसी साइकिल को दोबारा फिर क्या करने लग जाएगी, वो रिपीट करने लग जाएगी, उसी साइकिल को रिपीट करने लग जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अब इस अगर इस ट्रायंगुलर वेव को हम इस फिगर को 2.7 को देखें ध्यान से, तो हम क्या देखेंगे, जब आपका ओ पॉइंट है, ओरिजिन पे क्या है, जो आपका y की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। d पे जाके वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिगर में हमें दिखाई दे रहा है a है, ठीक है। तो जब d पे वो पहुंचता है तो हम कहाँ पहुंचे, अगर 0 से t, x एक्सिस पे 0 से t आपका टाइम पीरियड है, x एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो जब 0 टाइम है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 0 है। जब आपका टाइम t/2 है, डी पॉइंट पे क्या है, टाइम कितना है, t/2, जो 0 से t टाइम पीरियड था उसका बिल्कुल हाफ है डी पे। तो डी पे टाइम की वैल्यू कितनी हुई, t/2, और डी पॉइंट पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो हुई मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी है, a, तो उसकी वैल्यू होगी आपके पास a। और जब हम वापस पहुंचे d से x तक, तो x पर आके फिर से आपकी डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही d पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपकी कम होने लग गई, एम्पलीट्यूड आपका कम होने लग गया, और फाइनली आपका t पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब तो मतलब t पे y की वैल्यू 0 है, 0 पे y की वैल्यू 0 है, और d पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी a, और जब y की वैल्यू a है तो उस टाइम पे x एक्सिस पे t की वैल्यू कितनी है, t/2, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे क्या लिख रखी है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू t कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड इज 0। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इज t 0 पे भी 0 और टाइम t इज इक्वल टू t पे भी 0 है, और t/2 पे कितनी है, t/2 पे है उसकी वैल्यू a। तो वही लिख रखा है कि y की वैल्यू, y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ, y इज इक्वल टू एफ, और f क्या है, फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, और उसकी वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू t कितनी है, 0 है, एंड y इज इक्वल टू एफ ओमेगा टी इज इक्वल टू a एट t इज इक्वल टू t/2। तो अब हम क्या करें, एक कोई जर्नल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का हमें पता है, मिनिमम वैल्यू का हमें पता है, लेकिन हमें एक वेरिएशन देना है। अब हमारा काम क्या है इसमें, अगर हमें इस ट्रायंगुलर वेव का क्या करना है, फोरियर एनालिसिस करना है, इस ट्रायंगुलर वेव को हमें फोरियर सीरीज की टर्म्स में लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक फंक्शन निकालना पड़ेगा पहले तो। अब इस ट्रायंगुलर वेव जो हमारे पास बन रही है, उस ट्रायंगुलर वेव को एक फंक्शन की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस ट्रायंगुलर वेव को जनरेट कर रहा है।
दूसरा फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो हमने फंक्शन लिख लिया वो फंक्शन डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो फंक्शन डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन इट इज श्योर दैट वी कैन एक्सपेंड दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। हम क्या कर सकते हैं, इसको फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं अगर वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब सबसे पहला काम हो गया हमारे पास फंक्शन लिखने का। अब हमें लिमिटिंग कंडीशन तो अब देख ली हमें कि y की वैल्यू 0 है किस टाइम पे, जब टाइम 0 और टाइम की वैल्यू t है, और y की वैल्यू a है व्हेन t इज इक्वल टू t/2। अब हमारा काम बच गया बीच वाली किसी वैल्यू पे, जैसे मान लो एक टाइम पे तो ये एक्सपेंड हो रहा, हम यहाँ से देख के हमें पता लग रहा है फिगर से, अगर जो हमने फिगर बनाई है फ्रॉम दिस फिगर हमें क्या पता लग रहा है कि 0 से और डी ओ से लेकर डी तक तो क्या कर रही है आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, और डी से एक्स तक फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से d तक फंक्शन का एक ट्रेंड है और d से t तक फंक्शन का दूसरा ट्रेंड है। दैट मीन्स 0 से d तक, दैट मीन्स एक्स एक्सिस की बात करें तो हाफ टाइम पीरियड तक तो आपका फंक्शन का एक ट्रेंड होगा, और हाफ टाइम पीरियड से कंप्लीट टाइम पीरियड तक फंक्शन का दूसरा ट्रेंड होगा। तो अब फंक्शन क्या होगा वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ओ से डी के बीच में कोई जर्नल पॉइंट ले लें हम, ठीक है। उस जर्नल पॉइंट के लिए हम क्या कर दें, y की वैल्यू निकाल दें। तो वो तो क्या हो गया, 0 से d के बीच में फंक्शन उस ट्रेंड को फॉलो करेगा, और सॉरी o से d तक। और जब हम क्या कर लें, जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो मतलब d से x के बीच में हम कोई भी जर्नल पॉइंट ले लें और उस जर्नल पॉइंट के लिए फिर से हम y की वैल्यू निकाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा, t/2 से और t के बीच में। तो ठीक है, अब पहले हम क्या कर लेते हैं, o से d के बीच में कोई भी जर्नल पॉइंट मान लिया हमने c, कि o से d के बीच में o पे हमारी वैल्यू y की 0 है, d पे हमारी वैल्यू y की a है। अब o से d के बीच में y की वैल्यू क्या रहेगी, तो हम जनरल वैल्यू मान लेते हैं कि किसी कोई पॉइंट मान लिया हमने c, और इस c पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू तो क्या है, y है। c पॉइंट पे y की वैल्यू तो y है, और x की वैल्यू हमने मान ली t, क्योंकि y एक्सिस पे y है और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया y और टाइम को मान लिया t, ठीक है। अब हम जब देखेंगे इसमें इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास कौन सा, जब हमने C पॉइंट लिया एक ट्रायंगल बन गया OCQ, और एक ट्रायंगल हमारे पास है ODR, ठीक है। OR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t/2 है, ठीक है। OQ की वैल्यू कितनी है, स्मॉल t है, क्योंकि अभी हमने माना है ऐसा। उसके बाद आपके पास CQ की वैल्यू कितनी है, y, क्योंकि हमने एक जनरल वैल्यू मानी है, और DR की वैल्यू कितनी है आपके पास, कैपिटल A है, क्योंकि हमने क्या माना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कैपिटल A। अब हम जब देखेंगे ट्रायंगल OCQ को और ODR को, इन दो ट्रायंगल्स में OCQ एंड ODR में आपके पास क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक जैसे हैं। ट्रायंगल क्या है, दोनों में सिमिलर का मतलब होता है कि उनकी साइड की रेशियो क्या हो, कुछ साइड कुछ भी हो लेकिन उनके एंगल सेम हो, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो इनमें हम देखेंगे कि ट्रायंगल OCQ में जो ये एक तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, और जो एंगल O है ये तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन ही है, और जो एंगल C है दैट एंगल C इज सिमिलर टू एंगल D, मतलब एंगल C और एंगल D दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। देख के भी हमें पता लग रहा है, और सेम उस पे हम क्या कर रहे हैं, सेम एक लाइन के ऊपर हम दो पैरेलल लाइंस उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दो पैरेलल लाइंस उसको जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके साथ सेम एंगल बनाएंगी। मतलब एंगल जो आपकी CQ है और DR है दोनों क्या कर रही हैं, दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है, और वो लाइन OD को इंटरसेक्ट जहां भी करेंगी तो OD के साथ दोनों पैरेलल लाइंस क्या बनाएंगी, सेम एंगल बनाएंगी। मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल हो गया, एंगल R 90 डिग्री का, एंगल Q भी 90 डिग्री का है, और एंगल O
दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब तीनों एंगल्स इनके बराबर है, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, एक जैसे हैं। सिमिलर का मतलब होता है देखने में एक जैसे। अब उनकी हाइट कैसी हो, हाइट जो साइड होती है आपकी, उनकी साइड की कोई भी लेंथ हो सकती है, वो साइड की लेंथ सेम होनी जरूरी नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है कि दोनों एक जैसे हैं, मतलब दो बिल्डिंग्स है सपोज आपकी, एक कम एरिया में बना दी आपने, एक ज़्यादा में एरिया में बना दी, लेकिन आपने क्या किया, दोनों बिल्डिंग्स बिल्कुल एक जैसी बना दी। तो आप देखोगे तो आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये तो बिल्कुल सेम है, एक्सटीरियर भी सेम है दोनों का, इंटीरियर भी सेम है। तो इसी तरह से एंगल ओ सी क्यू एंड एंगल ट्रायंगल ओ सी क्यू एंड ट्रायंगल ओ डी आर आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी सिमिलर ट्रायंगल की दो कोरस्पोंडिंग साइड की आप रेशियो लोगे तो दूसरी साइड्स की रेशियो के वो इक्वल होगा। मतलब क्या कि जैसे मान लो इस ट्रायंगल जो ओ सी क्यू है या ओ डी आर है, ओ डी आर में हम ओ डी और ओ सी का रेशियो ले लें, वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू और ओ आर के रेशियो का इक्वल होगा। मतलब क्या होगा कि दोनों की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो वो किन्हीं दूसरी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब हो गया कि जो साइड हमने एक ट्रायंगल में ली है उसके जैसी ही साइड हमें क्या करनी है, दूसरे ट्रायंगल के अंदर लेनी है। जो साइड हमने एक ट्रायंगल के लिए ली वैसी ही साइड हमें क्या करनी है, दूसरे ट्रायंगल के लिए लेनी है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ओ डी आर और सी क्यू सिमिलर ट्रायंगल्स की हम बात करें तो सी क्यू बाई डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू बाई ओ आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, सी क्यू बाई डी आर, सी क्यू बाई डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू बाई ओ आर के इक्वल होगा, ओ क्यू बाई ओ आर। दैट मीन्स क्या हो गया, जैसे मैंने बोला था कि दो कोरस्पोंडिंग साइड का हमने रेशियो क्या होगा, दूसरी दो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो ओ सी क्यू की और ओ डी आर की कोरस्पोंडिंग साइड ओ सी और ओ डी, इनका रेशियो ले लिया, ओ सी हमने ले लिया क्या, सी क्यू डिवाइडेड बाय डी आर ले लिया, दो कोरस्पोंडिंग साइड्स हो गई, और दूसरे में ले लिया ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ आर ले लिया। तो सी क्यू हमारे पास अब किसके इक्वल है, सी क्यू हमारे पास वाई के इक्वल था, क्यों भी माना था ना हमने कि जो सी क्यू लेंथ है वो जनरल लेंथ मान ली थी वाई। तो सी क्यू हमारे पास था वाई के इक्वल और डी आर किसके इक्वल था, ए के। तो सी क्यू की जगह हमने पुट कर दिया वाई और डी आर की जगह पुट कर दिया ए। सी क्यू की जगह पुट कर दिया वाई और डी आर की जगह पुट कर दिया ए। ऐसे ही हमारे पास दूसरा था ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ आर। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल टी, और ओ आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी बाय 2। तो हमारे पास क्या हो गया, यहां से y बाय ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी बाय 2 के इक्वल आ गया। और यहां से क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2at डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो अब जो जनरल हमने कोई पॉइंट माना था उसके लिए जो y डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी, जो फंक्शन था, वो किसके इक्वल आ गया, 2at डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। और ये किस रेंज में है, ओ से लेकर और डी के बीच में। ओ से डी के बीच में आपकी वैल्यू कितनी है एक्स एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स एक्सिस पे आपका है क्या, टी है, टाइम है। तो उस टाइम की वैल्यू किसके बीच में होगी इस रीजन में, 0 से लेकर और t बाई 2 के बीच में। तो 0 से और t बाई 2 के बीच में अगर आपका t है तो उस केस में y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 2a स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया कि भैया हमने देख लिया था पहले कि हाफ पीरियड के लिए हमारा एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अगले हाफ पीरियड के लिए हमारा दूसरा ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो अगले हाफ पीरियड के लिए जाएंगे जब हम, तो अगले हाफ पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास दो सिमिलर। अब अगले हाफ पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, डी और एक्स के बीच में कोई भी जनरल पॉइंट हमने ले लिया ई, ठीक है। उस जनरल पॉइंट ई पे हमारे पास क्या हो गया, हमने जनरल पॉइंट ई हाफ पीरियड पे ही ले लिया वहां भी, ठीक है। तो हाफ पीरियड पे लिया, जो हमने हाफ पीरियड पे पॉइंट ई ले लिया,
तो अब हमारे पास वैसे ही फिर से दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स आपके पास क्या क्या बनेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे ESX और DRX, दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए आपके DRX और ESX, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ES डिवाइडेड बाई DR किसके इक्वल हो जाएगा, SX डिवाइडेड बाई RX हो जाएगा। अब ES को जो हमने जनरल पॉइंट माना था, जो हमने पहले जो वैल्यू Y थी, अब हम उसको मान लेते हैं लेट इट बी वाई डैश। ये वैल्यू क्या है, हमने नाम लिख लिया, जनरल वाई भी लिख सकते थे आप यहाँ पे, हमने लिख लिया कि इसकी वैल्यू है वाई डैश, क्योंकि हम तो एक ट्रेंड देख रहे हैं ना। तो ट्रेंड देखने के लिए अब हमारा उस टाइम पे वाई और इस वाई डैश और वाई की पॉइंट ई और सी पे तो वैल्यू सेम है सपोज, तो लेकिन जब आप ऊपर नीचे जाओगे तो वो ट्रेंड ई और सी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो अब उसके लिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो ट्रेंड जो फंक्शन है उसको वाई डैश लिख लिया, वहाँ पे वाई फंक्शन को क्या लिखा था, वाई लिख लिया था हमने, ठीक है। तो अब वाई डैश लिखने से अब जनरल क्या हो जाएगा, आपके पास ये रेशियो बन जाएगी, ES की वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास वाई डैश, और आपके पास DR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DR की वैल्यू हो जाएगी A, वो तो A है ही, ठीक है। उसके बाद आपके पास SX की वैल्यू कितनी होगी। अब SX की वैल्यू के लिए हम क्या मानते हैं कि जो दूसरे हाफ पीरियड है ना, उस दूसरे हाफ पीरियड में R से X के बीच में आपका क्या मैक्सिमम वैल्यू T की, स्मॉल t की कितनी पहुंच गई, X पे T पहुंच गई, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि R से आपका जो टाइम था वो T डैश से स्टार्ट हुआ और वो टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जब R से S तक आपका टाइम पहुंचा, वहाँ पे टाइम पहुंच गया सपोज T डैश, T/2 से आप पहुंच गए T डैश पे, लेकिन आपको तो टाइम लिखना है SX के लिए, ठीक है। तो SX के लिए लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पीरियड में से उस T डैश को माइनस करना पड़ेगा। बेसिकली टाइम हमारा O पे 0 था, R पे टाइम की वैल्यू कुछ हुई, Q पे टाइम की वैल्यू को हमने स्मॉल t लिख लिया था, R पे वो T/2 हो गया। अब S पे हमने 0 से और कहाँ तक पहुँच गया टाइम, मान लिया कि T डैश तक पहुँच गया टाइम, और जब O से X तक आपका टाइम कितना है, कैपिटल T है, तो हमें S और X के बीच में टाइम लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, OX माइनस OS करना पड़ेगा। OX की वैल्यू आपकी कैपिटल T है और OS की वैल्यू हमने मान ली स्मॉल t डैश। तो अब आपको टाइम पीरियड जो SX की वैल्यू लिखनी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे कैपिटल T माइनस स्मॉल t डैश के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपके पास, और आपके पास जो वैल्यू थी RX की तो कितनी है, T/2 ही है। क्यों है T/2, क्योंकि OR आपके पास T/2 है और OX आपके पास कैपिटल T है, तो OX माइनस OR किसके इक्वल हो जाएगा, RX के। मतलब कैपिटल T माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस कैपिटल T/2 किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल T/2 के ही बच जाएगा इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, y डैश बाई A किसके इक्वल हो जाएगा, T माइनस T डैश डिवाइडेड बाई T/2 के, और फंक्शन आपका फिर y डैश किसके इक्वल हो जाएगा, a उस साइड चला जाएगा, 2a इंटू 1 माइनस टी डैश बाई टी के इक्वल आ जाएगा इन द टाइम टी, कैपिटल T/2 टू कैपिटल T, मतलब T/2 से कैपिटल T के बीच में जो टाइम रहेगा उसके लिए आपका फंक्शन का ये वेरिएशन होगा। अब आपने क्या कर लिया, अपना कंप्लीट फंक्शन आपके पास लिखा जा चुका है। यही फंक्शन अपने आप को क्या करेगा, आगे रिपीट करेगा। फंक्शन क्या होगा, इसी ट्रेंड को अपने को आगे रिपीट करेगा। O से T तक फंक्शन का ये ट्रेंड रहा, सॉरी O से X तक, X के बाद फिर से फंक्शन इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा अगले टाइम पीरियड के लिए, फिर ऐसे ही फॉलो करता चला जाएगा, ठीक है। तो आपने कंप्लीट फंक्शन लिख लिया एक टाइम पीरियड के लिए। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो करता है, पहला पॉइंट क्या था, मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स के ऊपर मतलब स्मॉल टी की कोई भी वैल्यू ले लो, उस एक वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक क्या होगी, पर्टिकुलर वैल्यू ही मिलेगी आपको, किसकी, वाई की। मतलब एक एक्स के कोरस्पोंडिंग आपको वाई की दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी, इसलिए क्या है, ये फंक्शन आपका सिंगल वैल्यूड है। अब इसमें वैल्यू इन्फिनाइट हो रही है, कहीं नहीं हो रही इन्फिनाइट,
वैल्यू जो मिल रही है आपको y की वो एक फाइनाइट वैल्यू ही मिल रही है, मतलब दूसरी डिरिचलेट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी डिरिचलेट कंडीशन क्या थी कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। तो मैक्सिमा मान लो डी पे मैक्सिमा आया एक पीरियड के अंदर, तो एक पीरियड के अंदर आपका एक तो मैक्सिमा और दो मिनिमा है, दो मिनिमा एक तो ओ पे और एक एक्स पे, ठीक है। तो इतने मैक्सिमा और मिनिमा है जिसको आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद आपका फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, तो डिसकंटिन्यूटीज तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। एक ट्रेंड को डिसकंटिन्यूटी आप मानो भी ये, तो एक डिसकंटिन्यूटी सपोज डी पे हो गई कि वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, डी से उसने दूसरे ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी मिली एक्स पे। तो लेकिन डिसकंटिन्यूटीज आपकी कैसी हैं, वो भी फाइनाइट है, आप उसको काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये तीनों डिरिचलेट कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इस फंक्शन को फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में या फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन और कोसाइन सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो हमारे पास पता था हमें किस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज समे ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन एन ओमेगा टी प्लस सॉरी वाई इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। और साइन एन एक्स को हम एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगी, है ना। और जब हम फिर हमारे पास अब काम क्या बचता था, ये एक्सपेंशन तो हमारी जर्नल हो गई, और काम हमारे पास क्या बचता था, काम बचता था ए नोट निकालने का, ए एन निकालने का और बी एन निकालने का। जैसे ही हमें कोफिशिएंट्स मिल गए हम उनकी वैल्यू पुट कर देते थे और हमारे पास क्या मिल जाता था, हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन उसकी मिल जाती थी। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ए नोट किसके इक्वल निकल के आया था, अगर हमारा फंक्शन का टाइम पीरियड टी है तो जनरल टाइम पीरियड के लिए हमने क्या देखा था, ए नोट की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आई थी, 1/t 0 से t वाई डी टी, ठीक है। y क्या है आपका फंक्शन, अब उस y को आप एफ ओमेगा टी भी लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ क्योंकि x को ही हमने ओमेगा टी माना है तो x की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हो, एफ ओमेगा टी भी लिख सकते हो और y भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए नोट की वैल्यू होती थी 1/t 0 से t वाई डी टी। अब हमारा काम क्या है, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक टाइम पीरियड के अंदर दो बार उसकी वैल्यू, एक हाफ टाइम पीरियड के लिए तो उसकी वैल्यू एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है, अगले हाफ के लिए दूसरे ट्रेंड को। तो जो हमारा टाइम पीरियड था इसको हमने क्या कर लिया, दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लिया। ये बन जाएगा 1/t 0 से t/2 वाई डी टी प्लस 0 से t/2 से t इंटू वाई डी टी, मतलब y की वैल्यू पहले टाइम पीरियड के लिए और दूसरे टाइम पीरियड के लिए, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए और सेकंड हाफ के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू पुट कर दी, इसको दो पीरियड्स में ब्रेक करके y की। तो क्या हो जाएगा, पहले पीरियड के लिए तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 2a/ty कैपिटल T, और दूसरे हाफ के लिए क्या है y की वैल्यू 2a1 - t'/t, ठीक है। तो वो वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/t 0 से t/2 2a कैपिटल A t डिवाइडेड बाई t इंटू डी टी प्लस t/2 से t 2a1 - t'/t इंटू डी टी डैश। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1/t क्या, यह क्या हो जाएगा 2a/t, तो आपके क्या है कांस्टेंट है, a भी फिक्स है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स रहेगी, टाइम पीरियड भी क्या है फिक्स रहेगा। अब आपके पास वेरिएबल यहाँ पे क्या है स्मॉल t है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन किसका होगा, स्मॉल t का ही होगा। तो इंटीग्रेशन स्मॉल t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2, ऐसे ही t² डी टी का dt का इंटीग्रेशन t²/2, तो ये बन गया 2a/t t²/2, और लिमिट्स कहाँ से 0 से t/2। ऐसे ही दूसरे में क्या हो गया 2a/t हमने कॉमन निकाल लिया, तो वो बन गया t'1 माइनस सॉरी t'(t²/2t सॉरी उसका भी क्या कर दिया हमने इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो t' होगा और
टी डैश का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, टी डैश स्केयर बाई 2 होगा, तो ये बन जाएगा प्लस 2a/t, जो बाहर वाला t था ना वो इसके साथ भी आएगा, तो 2a/t तो हमने क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर बच गया टी डैश माइनस टी डैश स्केयर बाई 2t, t/2 से t। उसके बाद हम जब इसको फाइनली सब लिमिट्स को पुट कर देंगे, और लिमिट्स को पुट करने के बाद जो टर्म कटेंगी उसको काट देंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा a/2। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, बस जो चीज़ कट रही है, जैसे ये आ गया t माइनस टी स्केयर बाई 2, t-t/2। अब जैसे t माइनस t/2 हो गया तो ये t/2 बच गया, ठीक है। तो जो जो चीज़ें कट रही हैं या डिवाइड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट डिवाइड हो रही हैं, वो करने के बाद फाइनली आपके पास ए नोट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a/2 निकल के आएगी। ए नोट की वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फिर बी एन की वैल्यू निकालनी है। ए नोट की निकल गई वैल्यू, ए नोट की आ गई a/2। अब दूसरा काम है ए एन निकालने का, बी एन निकालने का, तो यहाँ पे पहले बी एन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। बी एन की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, जनरल वैल्यू जो हमने निकाली थी, बी एन की वैल्यू किसके इक्वल थी, 2 टाइम पीरियड 0 से t y साइन एन एक्स डी एक्स लिख लो, या फिर y साइन एन एक्स की जगह हमने x की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2/t 0 से t y साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमारा काम क्या है, क्योंकि हमारा पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, पहले हाफ में हमारे पास एक ट्रेंड को फॉलो करता है, दूसरे हाफ में दूसरे ट्रेंड को फॉलो करता है। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको t की बजाय इंटीग्रेशन 0 से t की बजाय इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एक 0 से t/2 और दूसरा t/2 से t। और जो आपकी वैल्यूज थी y की वो आपने पुट कर दी, पहले में थी 2a, कितनी थी 2a स्मॉल t/t। यहाँ पे थोड़ा सा ना इसमें ये जो सामने दिखाई दे रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ लिख रखा है इन्होंने 2a कैपिटल t/t, ऊपर कैपिटल t नहीं होगा, ऊपर स्मॉल t होगा, तो ये आपकी बुक में भी है ये दिक्कत, तो इसको वहाँ भी करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। ऊपर क्या है, 2a स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल t इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी, और दूसरे वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, 2a 1 माइनस टी डैश बाई टी साइन एन ओमेगा टी डैश इंटू डी टी डैश। तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दी दोनों टाइम पीरियड के लिए। अब इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जैसे आपके पास फाइनली अब ये इसको आपने क्या किया, 2a दोनों में से कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचा अंदर आपके पास 2a/t 1/t 0 से t/2 t साइन एन ओमेगा टी डी टी, और दूसरा t/2 से t साइन एन ओमेगा टी डी टी, तीसरा -1/t t/2 से t डैश साइन एन ओमेगा डैश टी डैश डी टी डैश। अब इसमें हम क्या देखेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो साइन है, और जब आप साइन का इंटीग्रेशन लोगे तो वो कोस बन जाएगा, ठीक है। तो कोस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जब आपका टाइम पीरियड होता है 0, तो उस केस में तो कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जब आपका टाइम पीरियड 0 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पहले वाला है उस टाइम पे आपका तो t0 हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका साइन कोस में बदल चुका है, जब टाइम t/2 होगा तो हाफ टाइम पीरियड पे हमने देखा कि कोस की वैल्यू ऊपर, जब आपका टाइम की वैल्यू π/2 हो जाती है तो उस केस में क्या होती है, कोस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हाफ टाइम पीरियड पे कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही करते इन लिमिट्स में हम देखेंगे ना, इन सभी के लिए जब हम देखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इन दैट केस ये जो पहला इंटीग्रल 0 से t/2 से t और t/2 से t तीसरा इंटीग्रल, ये तीनों क्या हो जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे, तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगी, बी एन की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा काम है ए एन निकालने का। ए एन के लिए वैल्यू क्या होती है, 2/t 0 से t y कोस एन ओमेगा टी इंटू डी टी, एन एक्स डी एक्स लिख लो या एन ओमेगा टी इंटू डी टी लिख लो। तो ये बन जाएगा ए एन की वैल्यू 2/t 0 से t 280/t। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी कि पहले जो, अब फिर से इसमें क्या कर दिया, इस
पूरे पीरियड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दो पार्ट्स में डिवाइड करके जिस पहले हाफ के लिए जो वाई की वैल्यू थी, दूसरे हाफ के लिए जो वाई की वैल्यू थी, वो दोनों वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी। यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो पहले लिख लिया ना इन्होंने 0 से t, यहाँ 0 से t टाइम पीरियड नहीं होगा, 0 से t/2 होगा, क्योंकि इसने दूसरा तो लिख दिया t/2 से t, यहाँ 0 से t लिख दिया, तो ये 0 से t/2 होगा। और ये दो 2a, अब यहाँ भी इसने कैपिटल T लिख दिया, ये ऊपर कैपिटल T ना होगा, स्मॉल t होगा, ठीक है। और उसके बाद cos n ओमेगा t dt प्लस वही वैल्यू पुट कर दी, 2a 1 माइनस t डैश बाई टी cos n ओमेगा t डैश dt डैश, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, 4a बाई टी स्केयर, अब हमने क्या 2 बाई टी तो हमारे पास था, और 2a बाई टी हमने फिर से अंदर से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे बच बाहर निकल गया 4a बाई टी स्केयर 0 से t स्मॉल t। अब यहाँ पे वैल्यू इसने देखो ठीक लिख दी, 0 से t/2 लिख दिया, t इन स्मॉल t इंटू कोस n ओमेगा टी डी टी प्लस 4a बाई टी t/2 से t कोस n ओमेगा टी डैश डी डैश माइनस 4ay, इसको भी ये जो इसको भी ओपन करके लिख लिया, जैसे a1 माइनस टी डैश बाई टी था ना, इसको ओपन करके लिख लिया, माइनस 4a बाई टी स्केयर t/2 से t डैश कोस n ओमेगा टी डैश इंटू डी टी डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, देखो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि अगर हमारे पास x इंटू वाई का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू वाई या इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू बी है, तो हम क्या करते हैं उसमें कि पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन a सेम, इंटीग्रेशन ऑफ b dx प्लस हम क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ a, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ b, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वही इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स यहाँ पे लगा रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दी, जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमने t की वैल्यू 2π/ω पुट कर दी, क्योंकि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम वैसे किसके इक्वल होता है, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 2π है। डिस्प्लेसमेंट 0 से 2π के बीच में जो अंदर एंगल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी है, 0 से लेकर 2π के बीच में है, तो इसलिए टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, 2π/ω के इक्वल हो जाएगा। और जहाँ भी आपका टाइम पीरियड है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, t की जगह आप पुट कर दोगे क्या, t की जगह आप पुट कर दोगे 2π/ω पुट कर दोगे, t की जगह पुट कर दोगे 2π/ω। और जहाँ पे t/2 है तो वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, t की वैल्यू 2π/ω है तो t/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/ω हो जाएगी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह तो π/ω और 2π/ω और t/2 की जगह π/ω। और फाइनली लिमिट्स जब पुट करने के बाद फिर हम ये लिमिट्स, ये t की वैल्यू 2π/ω या t/2 की वैल्यू π/ω पुट करने के बाद जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इक्वेशन नंबर जो आपकी ये है, ये an इज इक्वल टू जो आपका सामने दिखाई दे रहा है 4a बाई टी स्केयर t/2 साइन n ओमेगा π/ω बाई n ओमेगा -0। तो इस स्टेप तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जहाँ पे आपका साइन 2nπ या साइन nπ आ रहा है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, फिर साइन 2π की वैल्यू 0, फिर साइन 3π की वैल्यू 0। तो साइन, जब साइन के साथ पाई आ गया, चाहे वो इवन है चाहे ओड है, तो उस केस में क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जहाँ भी साइन nπ बन रहा है या 2nπ बन रहा है वो वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन रहा है आपका t/2 साइन n ओमेगा π/ω, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल nπ बन गया। तो साइन nπ की वैल्यू कितनी, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई n ओमेगा, 0 - 0 बन जाएगा आपके पास। तो जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे ना हम, तो हमारे पास an की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। जब इसको सोल्व करके आप लिखोगे तो an की वैल्यू आ जाएगी 4a बाई टी स्केयर 1/n स्केयर ओमेगा स्केयर, ब्रैकेट के अंदर कोस n ओमेगा π/ω, n ओमेगा, ये कोस वाला जो 4a बाई टी स्केयर n स्केयर ओमेगा जो सेकंड टर्म है, इसमें क्या बच जाएगा, कोस n ओमेगा की, n ओमेगा तो है ही, t की जगह आपने पुट कर दिया, पहले लिमिट में है t/2 तो उसकी जगह π/ω पुट कर दिया, माइनस में दूसरी लिमिट 0 थी तो वो कोस 0 बन जाएगा। आगे इसी तरह से
ये वाली जो थर्ड टर्म है इसमें, इस इक्वेशन जो सामने इक्वेशन दिखाई दे रही है इसमें जो थर्ड टर्म है वहाँ भी एन पाई और 2n पाई हमें मिलेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएंगी। फोर्थ टर्म में भी एन पाई और 2n पाई हमें मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फोर्थ टर्म जो बचेगी उसको आप क्या लिखोगे, माइनस ये वाली, जब इसकी लिमिट पुट कर दोगे ना, ये इंटीग्रेशन सोल्व करके इसका 4a/t² कोस एन ओमेगा टी डैश बाई एन स्केयर ओमेगा स्केयर, और लिमिट टी से t/2 के बीच में है जो, इसकी जब आप लिमिट्स पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस एन ओमेगा टी, दूसरा बन जाएगा माइनस कोस एन ओमेगा t/2, और जब t और t/2 की जगह आप 2 पाई/ओमेगा और पाई/ओमेगा पुट करोगे तो फाइनली एन की वैल्यू बचेगी आपके पास, सब जीरो होने के बाद और वैल्यूज पुट करने के बाद, कोस एन ओमेगा पाई/ओमेगा माइनस कोस जीरो माइनस कोस एन ओमेगा 2 पाई/ओमेगा प्लस कोस एन ओमेगा पाई/ओमेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 4a/t² 1/n² ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपके पास, अब ये कोस ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये बच गया कोस एन पाई, ऐसे ही यहाँ भी ओमेगा से ओमेगा, लास्ट वाले में ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो वो भी कोस एन पाई बच जाएगा, तो ये टू बन गया 2 कोस एन पाई। उसके बाद माइनस कोस जीरो था, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -1, और फिर बचेगा माइनस कोस 2n पाई। कोस 2n पाई की वैल्यू भी हमेशा 1 होती है, जो कोस की वैल्यू पाई जीरो पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे 1, फिर 3 पाई पे -1, 4 पाई पे 1, 5 पाई पे -1, 6 पाई पे 1, मतलब जो इवन वैल्यूज है उसके लिए तो वैल्यू 1 होती है और ओड के लिए क्या होती है, -1। तो यहाँ पे कोस 2n पाई में n की वैल्यू 1 से लेकर और 1 2 3 4 तक चलेगी, तो हमेशा आपको कोस 2n पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी उसकी वैल्यू कोस 2n पाई। तो कोस 2n पाई की अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2n पाई की जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, तो माइनस कोस 2n पाई था तो ये -1 हो गया, तो आपके पास आ गया 4a/t² 1/n² ओमेगा स्क्वायर 2 कोस n पाई -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a/t² 2/ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर, क्योंकि कोस एन पाई, क्योंकि ये बन गया -2 बन गया था ना, तो 2 कॉमन निकाल लिया फिर हमने, वो 2 बाहर निकल गया, अंदर बच गया कोस एन पाई -1। और अब हमें पता है कोस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी, कोस एन पाई की वैल्यू होगी कोस एन पाई की वैल्यू होगी -1/n, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू 1, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की 1, कोस 3 पाई की -1, कोस 4 पाई की 1, कोस 5 पाई की -1। तो ओड में तो -1 हो जाएगी वैल्यू, और इवन में एन पाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसलिए कोस एन पाई की वैल्यू होगी -1/n। अगर एन इवन ओड है तो ये -1/1, -1/3, -1/5, इस केस में तो बन जाएगा -1, और जब इवन वैल्यू होगी -1 का स्केयर -1/4, -1/6, उस केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा +1। तो ये आ गया 4a/t²। अब हमारे पास 2/ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर था ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू क्या होती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। और अब हमें पता है, तो हमने क्या कर लिया, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख लिया, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/टाइम पीरियड के। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो गया, न्यू से न्यू कट गया, 1 बच गया, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू टी किसके इक्वल होता है आपके पास, 1 के इक्वल होता है। तो ये बन गया आपके पास सेकेंड लाइन में देखो 4a/t² 2/2 पाई न्यू का स्केयर n स्केयर, और ब्रैकेट में -1/n-1 था ही, तो ये बन गया आपके पास t इंटू न्यू क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया, तो ये बच क्या गया, 2a/n² पाई स्केयर -1/n-1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, an की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब an की वैल्यू हम क्या देखेंगे, जब n की वैल्यू आपके पास ओड होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, -1 तो आपका बन जाएगा -1, और वो -1 क्या बन जाएंगे, -2, और an की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, ओड के केस में वो कितनी मिलेगी, -4a/n² पाई स्केयर। लेकिन जब इवन वैल्यू होगी तो इवन वैल्यू के केस में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2 4 6 के लिए -1/n 1 बन जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा। तो an की
वैल्यू केवल ओड एन के लिए एग्जिस्ट करेगी, इवन एन के केसेस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो A1 क्या बन जाएगा आपके पास, -4a डिवाइडेड बाई एन स्केयर, क्योंकि सॉरी -4a डिवाइडेड बाई यहाँ पे एन स्केयर लिख रखा है इसने, ये एन स्केयर ना होके पाई स्केयर होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4a बाई पाई स्केयर, क्योंकि एन की वैल्यू 1 के लिए एन स्केयर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ये -4a बाई पाई स्केयर। जब n की वैल्यू आपकी 3 होगी तो वो ये क्या बन जाएगा, -4a बाई 3 स्केयर इंटू पाई स्केयर। 5 के लिए क्या बन जाएगी, -4a डिवाइडेड बाई 5 स्केयर इंटू पाई स्केयर। तो ये A1 A3 सॉरी हाँ A1 A3 और A5 इस तरह से वेरी करेंगी, ऐसे ही A7 A9 और आगे की टर्म्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y आपके पास किसके इक्वल था, फाइनली y किसके इक्वल था, y था A0 प्लस AN समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी AN कोस n ओमेगा टी प्लस समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी BN साइन n ओमेगा टी। अब साइन तो साइन के साथ जो भी टर्म्स हैं वो 0 हो गई, क्योंकि BN की वैल्यू हम देख चुके हैं कि हमारे पास 0 थी। A0 की वैल्यू a/2 आई थी, तो y इक्वल टू a/2 माइनस जो आपकी A1 A3 और A2 A4 A6 की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। A1 की वैल्यू कितनी हुई, A1 की वैल्यू हुई 4a बाई पाई स्केयर -4a बाई स्केयर पाई स्केयर, और साथ में कोस n ओमेगा टी था, तो n की वैल्यू 1 के लिए वो कोस ओमेगा टी बन जाएगा। अब ये 4a बाई पाई स्केयर तो सब में कॉमन है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, कोस ओमेगा टी, कोस 3 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 3 स्केयर प्लस कोस 5 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 5 स्केयर। तो फाइनली ये क्या आ गया आपके पास, y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अगर हमारे पास ट्रायंगुलर वेव है तो उसकी हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख ली। और फाइनली जब हम देखेंगे, इसको प्लॉट करेंगे ना इन अलग अलग टर्म्स को, तो जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फाइनली हमें एक ट्रायंगुलर वेव ही मिलेगी अप्रोक्सीमेटली। हम जब इसकी 15-20 टर्म ले लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर वेव तक ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में देखें। थैंक यू।